आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। इसमें आज का मेरा टॉपिक है लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण का दूसरा नाम है तुलन पत्र समीकरण और एक तीसरा भी नाम है इसका, इसको हम कहते हैं स्थिर ऋण समीकरण। लेखांकन समीकरण होता क्या है? जब हम कोई लेन देन करते हैं उसके दो पहलू प्रभावित होते हैं। तो दो पहलू प्रभावित होने में एक पक्ष हमारा ऋणी होता है, एक पक्ष हमारा धनी होता है। इसमें से ये दो पक्ष की अवधारणा पर आधारित है। ये टीजीटी में बहुत पूछा जाता है, लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पे आधारित है। तो दो पहलू की अवधारणा नाम है या इसका दो पक्षीय अवधारणा भी कहते हैं। इसका जो समीकरण है, समीकरण में है पूंजी प्लस दायित्व बराबर परिसंपत्तियां। पूंजी और दायित्व बराबर परिसंपत्तियां जो मैंने बताया। अगर मुझको पूंजी निकालना है तो परिसंपत्तियों में से हम दायित्व हटा देंगे। अगर मुझे दायित्व निकालना है तो परिसंपत्तियों में से हम पूंजी हटा देंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपके हर साल टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन तो इसका आना है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। पूंजी प्लस दायित्व बराबर परिसंपत्तियां, यानी परिसंपत्तियों में कोई भी कमी या वृद्धि होगी तो ये पक्ष जरूर प्रभावित होगा। जो भी हम लेन देन करेंगे इन दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो हमारा लेन देन सही नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली की जो मेन महत्व है वो यही है कि दोनों पक्ष हमारे प्रभावित होने चाहिए। वो ये समीकरण इसका बताता है। अब लेखांकन समीकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, जो भी हमने बताया। अगर किसी भी संपत्ति में वृद्धि हो रही तो हमारे दायित्व या पूंजी में भी वृद्धि होगी। जैसे हम मान लेते हैं भवन आपका उधार खरीदा तो हमारी संपत्तियों में भवन आ जाएगा और लायबिलिटीज में यानी दायित्व में हमारा लेनदार पहुंच जाएगा। इसी तरीके से परिसंपत्तियों में अगर कमी होगी तो दायित्व या पूंजी में भी कमी होगी। इसी तरीके से एक संपत्ति में वृद्धि होती है तो दूसरे संपत्ति में आपका कमी होना लाजमी है, क्योंकि दोनों का पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे भवन नगद खरीदा, जब भवन खरीदोगे तो परिसंपत्तियों में हमारे पास भवन आ जाएगा लेकिन हमारी रोकड़ कम हो जाएगी। इसलिए हमारा एक संपत्ति में वृद्धि होने पर दूसरे में हमारी कमी होगी। इसी तरीके से एक दायित्व अगर हमारा बढ़ता है तो दूसरा दायित्व हमारा कम होगा, क्योंकि हमें मालूम है दोनों का योग बराबर होना चाहिए। उदाहरण में ले लें, एक लेनदार और एक देय बिल। अगर हमारा देय बिल कम होगा, कम होने का मतलब वो अनादृत हो जाता है, तो हमारा वो लेनदार हमारा बढ़ जाएगा। अगर वो पेमेंट कर देता है देय बिल हमारा तो हमारा संपत्तियों वाले में चला जाएगा, लेकिन अगर वो अनादृत होता है तो हमारा लेनदार बढ़ जाएगा। तो फिर शॉर्ट में एक बताते हैं केवल इतना कि लेखांकन समीकरण एक ऐसा समीकरण है दो पक्ष की अवधारणा पर या दो पहलू की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें पूंजी प्लस दायित्व बराबर परिसंपत्तियां। इसका एक मैं आपको क्वेश्चन भी कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको मैं मेंटन के बोर्ड पे दिखा रहा हूँ और समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि लेखांकन समीकरण हमारा क्या है। देखते हैं, हमने ये कॉलम बनाए हैं, ये हमने ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ये परिसंपत्तियां लिखी है, दायित्व प्लस पूंजी लिखा है। अंग्रेजी में इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, इसको असेट्स बोलेंगे, ये लायबिलिटीज और ये कैपिटल है। जैसे मेरा पहला ट्रांजैक्शन है कि व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख से, तो इसे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हम रोकड़ में लिखेंगे और 1 लाख रुपए पूंजी में लिखेंगे। अगर हम दोनों को शेष निकालें यानी बैलेंस निकालें तो 1 लाख रुपए इधर का टोटल होगा और 1 लाख रुपए इधर का टोटल होगा। मेरा समीकरण इक्वल हुआ। दूसरे ट्रांजेक्शन से देखते हैं क्या हुआ। नगद माल खरीदा 25,000 रुपए का। नगद माल खरीदोगे तो आपकी रोकड़ 25,000 से कम हो जाएगी और आपके पास जो माल है जिसे रहतिया बोलते हैं 25,000 का आ जाएगा। तो रोकड़ मेरे पास बचेगी 75,000 रुपए की और रहतिया कितने हुए 25 का। 75 और 25 मिलकर मेरा 1 लाख हो गया। इन दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मेरी पूंजी कितनी बनी अभी 1 लाख रुपए। तीसरे ट्रांजेक्शन में फर्नीचर खरीदा फर्नीचर मार्ट से, यानी फर्नीचर उधार खरीदा गया 10,000 रुपए का। तो रोकड़ से कोई प्रभाव नहीं, रहतिये से कोई प्रभाव नहीं, हम फर्नीचर में 10,000 रुपए का फर्नीचर डाल दिए। जब मैंने उधार खरीदा है तो मेरे लेनदार आ गए, तो लेनदारों में मेरे कितने हो गए 10,000। रोकड़ से या पूंजी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ 0 आ गया। अब हम बैलेंस मिलाते हैं। रोकड़ मेरी 75 थी, रहतिया मेरा 25 था, 1 लाख हो गए। 10,000 रुपये फर्नीचर हो गया, 1,10,000 रुपये। इधर आते हैं, पूंजी मेरी 1 लाख की थी और लेनदार मेरे 10,000 थे, तो 1,10,000 रुपये हो गए। तो टोटल मेरा क्या हो गया, इक्वल चल रहा है। बस मुझे इतना याद रखना है कि दोनों पक्ष मेरे बराबर चलने चाहिए, चाहे कोई भी लेन देन हो। अगले पे आते हैं, जैन ट्रेडर्स को हमने माल बेचा
लागत थी 10,000 रुपये और बेचा कितने का, 12,500 रुपये का। तो ये भी उधार है क्योंकि उनका नाम दिया है। तो 10,000 रुपये की लागत का हम रहतिये से कम कर देंगे। अब मेरा रहतिया बचेगा 25,000 का था, 10,000 का चला जाएगा 15,000 का। अभी मैं बैलेंस में लाऊंगा तो याद रखना 15,000 का। फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं, मैंने उधार बेचा है तो मेरे देनदार तैयार हो गए, तो 12,500 रुपये के देनदार हो गए। मेरा माल था 10,000 का, मैंने बेचा 12,500 रुपये का, तो मुझे प्रॉफिट कितने को हुआ, 2,500 रुपये का, जो कि मेरी पूंजी को बढ़ा देगा जाके 2,500 रुपये से। अब मैं इसका टोटल मिलाता हूँ। कैश मेरी 75 थी, रहतिया मेरा 15 का बचा, तो 75 15 कितने हो गए आपके, 90। 10 ये आ गया फर्नीचर, तो 90, 1 लाख हो गए। और ये जोड़ लिए 12,500, 1,12,500 हो गए। इधर आते हैं, 10,000 का मेरा लेनदार है, 1 लाख की पूंजी थी जिसमें 2,500 जुड़ गए, तो 1,02,500 और 10,000 जोड़ के 1,12,500 की हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं, भाड़ा चुकाया 1,000। जब भाड़ा चुकाया तो कैश से मेरे 1,000 कम हो गए, किसी ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आते हैं, 1,000 रुपये पूंजी से कम हो गए। अब सोचने वाला विषय है, पूंजी से कम कैसे हुए। पूंजी से जब हम खर्च करेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, जो ये 2,500 जैसे प्रॉफिट रखा था, इसी तरीके से और प्रॉफिट होता है जो पूंजी में जुड़ता है, उसमें से मेरे 1,000 रुपये कम हो जाए। अगर देखा, अगर पूछा जाए प्रॉफिट अब कितना बचा है, तो 1,500 थे जिसमें 1,000, सॉरी 2,500 थे जिसमें 1,000 चले गए, 1,500 बचे। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन में आते हैं, किराया प्राप्त किया 7,500, तो फिर ये हमारी कैश को बढ़ा देगा 7,500, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किराया प्राप्त होगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे पूंजी को ये बढ़ा देगा। लास्ट में जब हम टोटल इसका मिलाएंगे तो दोनों को तरफ का मेरा बराबर होगा। अगर इसको चेक करना चाहता है तो इसको आप इधर से टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। जब टोटल फाइनल टोटल आप करोगे और इसका फाइनल टोटल करोगे तो ये तुम्हारा बराबर मिल जाएगा। योग चेक करते हैं, योग चेक करने में जिससे कि मेरा इस तरफ का भी टोटल बराबर हो, इस तरफ का टोटल बराबर हो। अब मैं कैश का देखता हूँ तो 81,500 मेरा रोकड़ बची हुई है और रहतिया मेरा 15,000 बचा हुआ है और मेरा फर्नीचर 10,000 का है और देनदार मेरा 12,500 का है। इनका जब हम टोटल करते हैं तो 1,19,000 रुपये होता है। इधर का देखते हैं, लेनदार मेरा 10,000 का है और पूंजी के साथ सारे लेन देन करने के बाद जोड़ने घटाने का तो 1,09,000 बचता है। इधर का भी हमारा 1,19,000 होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो लेखांकन समीकरण है, दो पक्ष की अवधारणा पे आधारित है, तो उसमें से इसका यही मेन उद्देश्य है कि दोनों पक्षों का योग मेरा बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर किसी को अगर चाहिए तो जाके कॉपी कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।